हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और घर पे बैठ के पढ़ाई का आनंद ले रहे होंगे। पिछले लेक्चर में रेडॉक्स रिजेक्शन के अंतर्गत हम लोग ये सीखे थे कि कौन सी अभिक्रिया रेडॉक्स होगा, कौन सी अभिक्रिया रेडॉक्स नहीं होगा। जिसमें ऑक्सीडेशन की क्रिया हो रहा होगा, जिसमें रिडक्शन की क्रिया हो रहा होगा, तो वह रेडॉक्स रिजेक्शन होगा। मतलब जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया होगा और रिडक्शन की प्रक्रिया होगा उसको रेडॉक्स बोलेंगे, या नहीं होगा तो बोलेंगे कि रेडॉक्स नहीं। एकदम साफ सुथरा कंसेप्ट है। एक चीज और बताए थे कि जिसका जो पदार्थ का ऑक्सीडेशन होता है वह हमारा क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और जिसका रिडक्शन होता है वह हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की पहचान, रिड्यूसिंग एजेंट की पहचान आप आसानी से रासायनिक अभिक्रिया में कर लेंगे। आप आसानी से कोई अभिक्रिया दिया हो, आप बता सकते हैं कि रेडॉक्स होगा कि नहीं होगा। इतना बात हम लोग सीख चुके थे। अब आपके मन में सवाल आता है, इस पापी मन में तरह तरह का सवाल आता होगा कि भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इसकी पहचान कैसे की जाती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज कहां होता है, रिड्यूसिंग एजेंट का यूज कहां होता है। सबका जवाब देंगे, धैर्य बना के रहें, सब चीज धीरे धीरे सीखिएगा, कहीं आपको दिक्कत नहीं होगा। जो कंसेप्ट दे रहे हैं उसको समझते चलिए। यह चीज नया इसलिए है क्योंकि आप मैट्रिक में नहीं पढ़े हैं, और जिसको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आ गया हो तो इस चैप्टर में कहीं उनको दिक्कत नहीं होगा। और इसका कंसेप्ट का यूज बार बार हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करेंगे। 12 में हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे, पी ब्लॉक पढ़ेंगे। मैंने पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बिना ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले हुए और बिना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा हम आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। मतलब बिना पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन और ऑक्सीडेशन नंबर और हाइब्रिडाइजेशन के बिना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोई पढ़ ही नहीं सकता है। तो इस दृष्टिकोण से भी हम पढ़ेंगे ताकि आगे फ्यूचर में कोई भी चीज पढ़ें वहां दिक्कत नहीं हो, फ्यूचर में कोई एग्जाम दे वहां आपको ट्रबल फील नहीं हो। तो आज के लेक्चर में हम लोग रेडॉक्स रिजेक्शन के टाइप को कवर करेंगे। ठीक है, रेडॉक्स रिजेक्शन को कई प्रकार से हम लोग बांटेंगे। जिस तरह से हम एग्जांपल के तौर पे बता दें, इस क्लासरूम को आपको कहे कि डिवाइड कीजिए तो कहिएगा सर सेक्स के आधार पे 2 वर्गों में बांट सकते हैं, फीमेल को अलग, मेल को अलग। रंग के आधार पर 2 वर्गों में, करिया को अलग, गोर को अलग, माने फेयर हो उसको अलग, डस्की हो उसको एक साइड में हम कर सकते हैं। ठीक है, मॉडर्न ड्रेस के आधार पर बांट सकते हैं, जो जींस पैंट टी शर्ट पहना हो मॉडर्न ड्रेस के आधार पर उसको अलग, और ट्रेडिशनल ड्रेस यदि पहना हो पैंट शर्ट तो उसको एक साइड कर सकते हो। तो यह जिस तरह से क्लास का विभाजन कई ढंगों से आप कर सकते हैं, उसी प्रकार रेडॉक्स रिजेक्शन का भी विभाजन कई प्रकार से किया जा सकता है। तो पहला देखिएगा, पहला विभाजन हम लोग शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिजेक्शन। इसको कहते हैं पहला को इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिजेक्शन और दूसरा को कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिजेक्शन। या इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिजेक्शन क्या है देखिएगा, वैसी रासायनिक अभिक्रिया है या वैसा रेडॉक्स रिजेक्शन है जिसमें एक पदार्थ का ऑक्सीडेशन हो और दूसरा का रिडक्शन हो। मान लीजिए कोई अभिक्रिया हो रहा हो, यहां ध्यान से समझिएगा, पहले ए हो और बी हो, यहां अभिक्रिया हो कि एक्स और एक्स वाई बना ले, माने ए का ऑक्सीडेशन हो जाए और बी का रिडक्शन हो जाए, तो कहिएगा सर इस अभिक्रिया में ए का ऑक्सीडेशन हो रहा है, बी का रिडक्शन हो रहा है। तो कह सकते हैं यदि अलग अलग पदार्थ हो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा हो और एक का ऑक्सीडेशन हो दूसरा का रिडक्शन हो, तो बोल सकते हैं कि सर इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिजेक्शन है। क्लियर है, स्पष्ट है। अब देखिए इसको हम एग्जांपल के माध्यम से बता रहे हैं। आप इसको डिफाइन भी कर सकते हो, एग्जाम में आपका डिफिनीशन नहीं पूछेगा कि इसको परिभाषित करें कि वैसा रेडॉक्स रिजेक्शन जिसमें एक पदार्थ ऑक्सीकृत होता हो और दूसरा पदार्थ अकृत होता हो उसे इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिजेक्शन कहा जाता है। ऐसे भी बोल सकते हो कि वैसा रेडॉक्स रिजेक्शन जिसमें एक पदार्थ का ऑक्सीडेशन होता हो दूसरे पदार्थ का रिडक्शन होता हो उसको हम लोग कहेंगे इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिजेक्शन। एग्जांपल के माध्यम से इसको समझिएगा, एग्जाम्पल के माध्यम से समझिएगा कि कौन सा होगा कौन नहीं होगा, कौन सा होगा कौन नहीं होगा। यहां देखो तो C+O2 जिसको क्या बनाएगा, CO2 बनाएगा। कोयला को जलाएंगे तो क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और हीट देगा। यह उष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, याद रखना उष्माक्षेपीय अभिक्रिया है भाई जी। इसको एक्सोथर्मिक रिजेक्शन कहते हैं। जिस अभिक्रिया का फलस्वरूप हीट मुक्त हो, एनर्जी मुक्त हो, उसको हम लोग उष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहेंगे। यहां कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करके बताओ क्या होगा, 0 0, इसका -2, इसका +4। यह जल्दी जल्दी निकालना, एलिमेंटल स्टेट में है। यहां देख रहे हो कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से बढ़कर 4 हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट
जीरो से घट करके -2 हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो कह सकते हैं यह रेडॉक्स रिजेक्शन तो है। लेकिन रेडॉक्स रिजेक्शन में क्या बोलेंगे, एक पदार्थ का यहाँ कार्बन का क्या हो रहा है, एक पदार्थ कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है और यहाँ देख रहे हैं कि ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है, तो कह सकते हैं कि यह कैसा है, इंटर मॉलिकुलर, M फॉर मॉलिकुलर, R फॉर रेडॉक्स, इंटरमॉलिकुलर रेडॉक्स रिजेक्शन है। किसी को दिक्कत है, आप आसानी से पहचान सकते हो, एक पदार्थ का ऑक्सीडेशन हो, दूसरे का रिडक्शन हो, तो उसको क्या बोलेंगे, इंटरमॉलिकुलर रेडॉक्स रिजेक्शन। एक और एग्जांपल के माध्यम से आप समझ लें इसको। यदि आपसे कह दे कि बताओ ये क्या हो रहा है, कह दे कि Mg प्लस O2 बराबर MgO। आपको पता है कि धातु जब भी ऑक्सीजन से संयोग करता है अपना ऑक्साइड बनाता है, बैलेंस कर दो, 2MgO कर दो। यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना आना चाहिए, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ -2, यहाँ +2। यहाँ देख रहे हैं कि मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो रहा है, बढ़ रहा है 0 से, तो इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन, और 0 से घट रहा है इसको बोलते हैं रिडक्शन। और जब दोनों क्रिया साथ साथ हो रहा हो तो बोलेंगे रेडॉक्स रिजेक्शन तो है, लेकिन रेडॉक्स रिजेक्शन में क्या है, इंटरमॉलिकुलर रेडॉक्स रिजेक्शन है। किसी को दिक्कत, यहां तक कोई समस्या? अरे सुनो, यदि हम और तुम रिजेक्शन कर रहे हो, मेरा ऑक्सीडेशन हो जाए, ठीक है, और तुम्हारा रिडक्शन हो जाए, तो कहना कि ये सर जी हम लोग कैसा रेडॉक्स तो होंगे, लेकिन रेडॉक्स में क्या होंगे, बोलना कि सर इंटरमॉलिकुलर रेडॉक्स रिजेक्शन होगा। किसी को दिक्कत, यहां तक कोई परेशानी, कोई दिक्कत हो तो बोलो, आगे की ओर बढ़े। दूसरा हम लोग देखते हैं जिसका नाम है इंट्रामॉलिकुलर रेडॉक्स रिजेक्शन। इंट्रामॉलिकुलर रेडॉक्स रिजेक्शन क्या है बेटा जी, ध्यान देना। देखो, किसी यौगिक में एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो जाए और उसी यौगिक में दूसरे एलिमेंट का रिडक्शन हो जाए, तो बोलेंगे कि वह इंट्रामॉलिकुलर है। मैंने समझने के लिए यहाँ A हो, यहाँ B हो, यहाँ C हो, रिजेक्शन होने के बाद A हो जाए, B हो जाए और C हो जाए। मान लिया जाए कि A का यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा हो, यह एक ABC क्या है, एक यौगिक है, यहाँ इसका ऑक्सीडेशन हो जाए, और B का क्या हो जाए बेटा जी, यहाँ रिडक्शन हो जाए, तो कहना कि सर यह इंट्रामॉलिकुलर है। किसी यौगिक में एक एटम का, यहाँ देख रहे हो, ए एटम का रिडक्शन, ए एटम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। किसी यौगिक में, यहाँ देख रहे हो, ABC यौगिक में बी एटम का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। मतलब किसी यौगिक में एक किसी एलिमेंट का, एक किसी एटम का ऑक्सीडेशन हो, उसी यौगिक में एक एटम का रिडक्शन हो, तो उसको बोलेंगे हम लोग इंट्रामॉलिकुलर रेडॉक्स रिजेक्शन। इतना बात तो समझ चुके होंगे। अब आइए इसको हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। इसका नाम है HgO, जिसको हम लोग मर्क्यूरिक ऑक्साइड कहते हैं। इसको गर्म करने पे टूटेगा और देगा मरकरी और ऑक्सीजन मुक्त करता है। बैलेंस कर देते हैं यहाँ 2 से, यहाँ मरकरी 2 ले लो। अब बताओ ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करो। यहाँ -2 तो इसका +2, इसका 0, इसका क्या हो जाएगा 0। यहाँ देख रहे हो कि यहाँ इस ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट अभिक्रिया के फलस्वरूप -2 से बढ़कर के 0 हो रहा है। अर्थात यह कौन सी घटना हो रही, ऑक्सीडेशन की हो रही है। अर्थात इसी मर्क्यूरिक ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हो गया, और यहां देख रहे हैं मरकरी की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है, +2 से घट करके 0 हो रहा है। तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। अर्थात एक ही यौगिक में एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक एलिमेंट का रिडक्शन हो रहा है। यह रेडॉक्स रिजेक्शन तो है, लेकिन रेडॉक्स में कैसा है बेटा, इंटरा है, इंट्रामॉलिकुलर रेडॉक्स रिजेक्शन है। इंट्रामॉलिकुलर रेडॉक्स रिजेक्शन है। किसी को दिक्कत, समस्या? अब तो समझ चुके। एक और एग्जांपल से आप इसको समझ लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट आगे की ओर बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी कवर करते हैं इसको। दूसरा, इसका नाम है पोटेशियम क्लोरेट। का नाम सुने हो, इसी को बर्थेलॉट साल्ट भी कहते हैं, पोटेशियम क्लोरेट कहते हैं। और 8वां से पढ़ के आए हो कि जब पोटेशियम क्लोरेट को गर्म किया जाता है, कौन ऐसा गैस बनता है जो हमारे श्वसन में मदद करता है। तो पापी मन में ये सवाल आता होगा, इसका उत्तर आता होगा पापी मन से कि भैया ऑक्सीजन है जो हम श्वसन की क्रिया में यूज करते हैं, तो गरमा दो इसको और बना दो ऑक्सीजन गैस। गरमाने के बाद पोटेशियम क्लोराइड बनता है और O2 बनता है। संतुलित कर दो रिजेक्शन को। इसको स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहते हैं, पढ़ चुके हम लोग बेसिक में। 2KCl कर दो, 3O2 कर दो। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आता है, जल्दी जल्दी बताओ। ऑक्सीजन का -2, पोटेशियम का +1, 3 दूनी के 6, KClO3, 3 दूनी के 6, 6 में से 1 गया, यहाँ बन जाएगा +5, यहाँ -1, +1, 0। यहाँ देख रहे हो कि इसी पोटेशियम क्लोरेट में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन संख्या -2 से बढ़ करके 0 हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और इसी क्लोरीन की ऑक्सीडेशन संख्या +5 से घट करके क्या हो रहा है, -1, अर्थात इसका रिडक्शन हो रहा है। अर्थात जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों क्रिया एक साथ हो रही हो, तो कह सकते हैं
यह रेडॉक्स रिएक्शन है, लेकिन रेडॉक्स रिएक्शन में कैसा है, यह इंट्रामॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन है। किसी को दिक्कत, किसी को परेशानी, आओ हम लोग एक नोट को समझते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट लो तुम। कुछ किताबों में दिया होगा डायरेक्ट रेडॉक्स रिजेक्शन और इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिजेक्शन। क्या है? डायरेक्ट तो समझते ही हो, हम कहते सुनो तुम बहुत ही विद्वान हो, तुम बहुत ही बदमाश हो, तुम्हारे सामने हम कह रहे हैं तो बोलना कि यह डायरेक्ट हुआ। हम कहेगा सुन, तुम्हारा दोस्त जो राहुल है ना, तुम्हारा दोस्त राहुल जो है ना वह बड़ा ही बदमाश है, तो हम राहुल को नहीं कह रहे हैं, तुमसे कह रहे हैं, और तुम जाके राहुल को बताओगे तो हुआ इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो समझ में आता है। अब देखो डायरेक्ट इनडायरेक्ट यहाँ क्या है, ये अलग चीज है भाई जी। अब सुनो, वैसी रेडॉक्स रिजेक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन की क्रिया और रिडक्शन की क्रिया एक ही बर्तन में हो। OX मतलब ऑक्सीडेशन, रिडक्शन का मतलब रिडक्शन। वैसा रेडॉक्स रिजेक्शन, वैसी रेडॉक्स रिजेक्शन जिसमें ऑक्सीकरण की क्रिया और अवकरण की क्रिया एक ही बर्तन में, एक ही पात्र में, एक ही वेसल में होता है, उसको रेडॉक्स रिजेक्शन कहते हैं। यह कहां होता है बेटा, याद रखना, एक ही पात्र में, एक ही पात्र, पात्र को कहते हैं हम लोग बर्तन, एक ही पात्र बोलते हैं इसको। एक ही पात्र, एक ही वेसल में हो जाए तो बोलते हैं कि यह डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन है। और वैसा रेडॉक्स रिएक्शन जिसमें ऑक्सीकरण की क्रिया अलग बर्तन में हो, रिडक्शन की क्रिया अलग बर्तन में हो, तो हम लोग कहेंगे कि सर इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन है। मतलब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की क्रिया जो होती है, रिडक्शन, ठीक है, अलग अलग या भिन्न भिन्न, अलग अलग पात्र में होता हो, अलग अलग पात्र में होता है, याद रखिएगा, पात्र में होता है। देखिए हम लोग 12 में जाएंगे, एक चैप्टर पढ़ना है बड़ा ही महत्वपूर्ण, फिजिकल में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसमें हम देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, उसी को वोल्टिक सेल कहते हैं। वो क्या है कि एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। जैसे हम लोग लिथियम आयन बैटरी पढ़ेंगे, लेड स्टोरेज बैटरी पढ़ेंगे, जो इन्वर्टर वाला बैटरी घरवा में लगाए हो तुम, ठीक है, वह एक प्रकार का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। तो वह इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिजेक्शन पर ही आधारित होगा। बैटरी को खोल के देखना, उसमें कई गो पार्ट ऐसे बना होता है, अलग अलग बर्तन, ठीक है, अलग अलग बर्तन होता है। तो एक बर्तन में ऑक्सीडेशन होती है, दूसरे में रिडक्शन होती है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन की क्रियाएं होती रहती है। तो जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन की क्रिया अलग अलग बर्तन में होता हो तो उसको हम लोग कहते हैं इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिजेक्शन। और याद रखना कि दुनिया में जितने भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होंगे, वोल्टिक सेल होंगे, वह इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिजेक्शन पर ही आधारित होता है। तो इसको भी हम नोट में यहां लिखवा देते हैं, याद रखिएगा। नोट में एक बात रखिएगा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, कोई पूछे क्या है, बोलना ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, इसी को वोल्टिक सेल बोलेंगे, इसी को गैल्वेनिक सेल बोलते हैं, गैल्वेनिक सेल बोलते हैं, गैल्वेनिक सेल बोलते हैं। इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिजेक्शन पर आधारित होता है। आधारित होता है मतलब बेस्ड होता है। तो बोल सकते हो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बेस्ड ऑन इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिजेक्शन, या इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिजेक्शन पर आधारित होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, कोई पूछे क्या है, बोलना कि वैसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है, ठीक है। आगे हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 12 में एक और बात जानेंगे कि यही जो होता है बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, ये भी दो वर्गों में बांटते हैं। एक को कहते हैं प्राइमरी सेल कहते हैं, और एक को कहते हैं सेकेंडरी सेल कहते हैं। इसकी चर्चा हम लोग 12 में करेंगे। वैसा सेल, वैसी बैटरी जिसमें एक बार ही रेडॉक्स रिजेक्शन होता हो, अर्थात उसमें बार बार रेडॉक्स रिजेक्शन की क्रिया नहीं होता हो, या दूसरे शब्दों में कहेंगे कि वैसी बैटरी, वैसी सेल जो एक बार डिस्चार्ज होने के बाद पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता हो, उसको कहते हैं प्राइमरी सेल। इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं मरकरी सेल, डेनियल सेल, लेकलांसे सेल, ठीक है। ये सब बैटरी किसके उदाहरण होते हैं? प्राइमरी सेल के। सेकेंडरी सेल के उदाहरण क्या होंगे? वैसा
वैसा सेल वैसी बैटरी जो एक बार डिस्चार्ज होने के बाद उसको पुनः चार्ज किया जा सके, अर्थात जिसमें रेडॉक्स रिजेक्शन की क्रिया बार बार हो सकता है, उसको सेकेंडरी सेल कहते हैं। अरे जैसे ही मोबाइल की बैटरी देखते हो डिस्चार्ज होता है, लगा के चार्जर खोस देते हो, फिर चार्ज हो जाता है, फिर डिस्चार्ज होता है, फिर चार्जर लगा के खोस देते हो, तो देख रहे हो मेरे भाई इसमें जो बैटरी लगी होती है वह लिथियम आयन सेल है, लिथियम आयन बैटरी होती है। मोबाइल खरीदने जाते तो कहता को हजार एम्पियर का बैटरी है, तो कहता है 5000 का है, 4500 एम्पियर का है। तो भाई ये जो इसमें बैटरी लगी होती है जितनी भी अच्छी डिवाइस में वो लिथियम आयन बैटरी होता है। घर में जो इन्वर्टर वाला बैटरी देखते हो वो इसको लेड स्टोरेज बैटरी कहते हो, वो सेकेंडरी सेल है, डिस्चार्ज होते रहता है और इन्वर्टर के माध्यम से, चार्जर के माध्यम से उसको हम चार्ज करते रहते हैं। तो इन सब कंसेप्ट की चर्चा हम लोग 12 में करेंगे। तो याद रखना है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी कितने प्रकार का होते हैं, प्राइमरी सेल और एक होता है सेकेंडरी सेल। यह चार्ज नहीं किया जा सकता है डिस्चार्ज होने के बाद, और इसको चार्ज किया जा सकता है डिस्चार्ज होने के बाद। इसके एग्जांपल होंगे ड्राई सेल, शुष्क सेल जो घड़ी टॉर्च में लगाते हो, बटन सेल, मरकरी सेल, डेनियल सेल। इसमें होगा लेड स्टोरेज बैटरी, लिथियम आयन सेल, ठीक है, निकल कैडमियम सेल, यह सब सेकेंडरी सेल के उदाहरण होंगे। यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं होगा। स्क्रीनशॉट लो, आगे की ओर बढ़ते हैं। चलो आगे की ओर बढ़े। देखो यहाँ गैल्वेनिक का स्पेलिंग थोड़ा सा गलत लिख दिए हैं बेटा, इसको सुधार लेना। GALVANIC, गैल्वेनिक सेल इसको बोलते हैं, ठीक है। देखो नेक्स्ट इसका टाइप जो आपके बुक में दिया होगा, रेडॉक्स रिजेक्शन के नेक्स्ट टाइप, यही महत्वपूर्ण है। देखिएगा मैट्रिक में आप लोग टाइप्स ऑफ रिजेक्शन पढ़ के आएंगे, डिकम्पोजिशन रिजेक्शन, कॉम्बिनेशन रिजेक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिजेक्शन पढ़ के आए हैं। उसी प्रकार यहाँ हम लोग रिजेक्शन पढ़ेंगे। देखिए इसको भी मुख्यतः हम लोग 4 वर्गों में बांटते हैं। पहला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इसमें ध्यान दीजिएगा, जिसका नाम है कॉम्बिनेशन रिजेक्शन। कॉम्बिनेशन रिजेक्शन, कॉम्बिनेशन रिजेक्शन हिंदी में इसको कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। ध्यान दीजिएगा, तो जो भी संयोजन अभिक्रिया होगा वो भी रेडॉक्स हो सकता है। संयोजन अभिक्रिया, यह क्या है संयोजन अभिक्रिया? ध्यान दीजिएगा, वैसी रासायनिक अभिक्रिया होता है जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर के एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। यही तो इसकी पहचान है। जैसे ए और बी आपस में मिलके एक पदार्थ बना ले W, तो कह सकते हैं कि यह संयोजन अभिक्रिया है। यहाँ देख रहे हैं कि ए बी अलग अलग जो पदार्थ है मिलकर के एक नए गुण वाले पदार्थ W का निर्माण कर रहे हैं। मान लिया जाए कि यहाँ पापा हो, यहाँ मम्मी हो, यहाँ भैया हो, यहाँ दीदी हो, यहाँ जीजा जी हो, ठीक है, ये सब लोग मिलकर के एक फैमिली का निर्माण कर ले, तो कह सकते हैं कि यह एक संयोजन अभिक्रिया है। 2 या 2 से अधिक पदार्थ, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, 2 या 2 से अधिक सामान आपस में मिलकर के एक नया सामान बनाता है, उसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यह कंसेप्ट याद रखना है कि तीर के बाएं साइड देखना है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ होना चाहिए, और तीर के, ठीक है, दाहिने साइड मैंने प्रोडक्ट की ओर देखना है कि एक नया चीज बनना चाहिए, तो संयोजन अभिक्रिया है। और इसको उलाट देते हैं तो क्या पढ़े हैं, ये भी इसको उलाट देते हैं तो वह डिकम्पोजिशन रिजेक्शन होगा। और यदि फैमिली टूट के क्या आ जाए, पापा अलग, मम्मी अलग, भैया अलग, दीदी अलग, जीजा जी अलग, तो क्या कहलाएगा, डिकम्पोजिशन रिजेक्शन कहलाएगा। यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं। इतना बात आप ऑलरेडी मैट्रिक से जानते आए हैं कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एक नया पदार्थ बनाता है, उसको कॉम्बिनेशन रिजेक्शन कहते हैं। और कॉम्बिनेशन रिजेक्शन भी रेडॉक्स रिजेक्शन हो सकता है। एग्जांपल आपके सामने यूं रहा, यह सोडियम है और ऑक्सीजन से संयोग कराते हैं, सोडियम ऑक्साइड बना लेता है Na2। इसका नाम क्या है बेटा, सोडियम ऑक्साइड। संतुलित कर देते हो, 2 दूनी के 4, 4 कर दो, ऑक्सीजन हुआ 2, हमारा 2। अब बताओ क्या यह संयोजन अभिक्रिया है? कहना हाँ सर, यह सोडियम है, ऑक्सीजन से संयोग करके सोडियम ऑक्साइड एक नया पदार्थ बना लिया। इधर होना चाहिए कई गो, लेकिन इधर होना चाहिए एक ही पदार्थ होना चाहिए, तो बोलेंगे कि यह संयोजन अभिक्रिया है। अब जांचेंगे कि रेडॉक्स है कि नहीं। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0, इसका 0, इसका देखो तो -2, तो इधर जाएगा तो +2, तो एक सोडियम का +1, वैसे ग्रुप 1 के तत्वों का +1 होगा ही। यहाँ देख रहे हो कि ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन संख्या 0 से घट करके -2 हो रहा है, अर्थात रिडक्शन की क्रिया हो रही है। और यहाँ धातु का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से बढ़ करके +1 हो रहा है, अर्थात ऑक्सीडेशन की क्रिया हो रहा है, तो कह सकते हैं कि यह रेडॉक्स रिजेक्शन है। रेडॉक्स रिजेक्शन है। और रेडॉक्स रिजेक्शन में भी एक ऐसा रेडॉक्स रिजेक्शन है, बोलना कि कॉम्बिनेशन है। एक और एग्जांपल आपके सामने हम दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। कोई पूछे कि बताओ यह होगा कि नहीं, यह कैल्शियम है और यह ऑक्सीजन से संयोग करता है तो कली चूना बनाता है, जिसको CO कहते हैं, लाइम कहते हैं, याद रखना इसको।
कैल्शियम ऑक्साइड, इसको संतुलित कर दो, 2Ca कर दो, 2Ca कर दो। क्या यह संयोजन अभिक्रिया है? बोलोगे हाँ सर है, क्योंकि यहाँ दो पदार्थ आपस में मिलकर यहाँ एक नया गुण वाला पदार्थ बना रहा है। ऑक्सीडेशन स्टेट 0 या 0। अब ये नहीं पूछना है कि कहां से 0 लिख रहे हैं, इसका माइनस दो तो इसका प्लस दो। यहां देख रहे हो कि कैल्शियम की ऑक्सीडेशन संख्या 0 से बढ़कर के +2 हो गया, अर्थात ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहां ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन संख्या 0 से घट करके -2 हो गया, रिडक्शन हो रहा है, अर्थात ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की क्रिया दोनों साथ साथ हो रही है, रेडॉक्स रिजेक्शन है। और रेडॉक्स रिजेक्शन में भी कैसा भाई है? बोलना कि सर यह कॉम्बिनेशन रिजेक्शन है, क्योंकि दो दिल मिल रहे हैं यहां और मिलने के बाद एक नया पदार्थ बना रहे हैं। यहां भी दो दिल मिल रहे हैं, नया पदार्थ बना रहे हैं। अरे बोल ये कैसा रिजेक्शन होगा? बोलना कि सर कॉम्बिनेशन रिजेक्शन होगा। कोई दिक्कत, किसी को कहीं समस्या? और ये कॉम्बिनेशन रिजेक्शन कैसे हो रहे हैं? रेडॉक्स हो रहे हैं, इसलिए इसका नाम पड़ गया टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिजेक्शन में क्या? कॉम्बिनेशन रिजेक्शन। किसी को दिक्कत, समस्या? आगे की ओर बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लो। यहां देखो बेटा, फटाफट स्क्रीनशॉट लो इसका। आओ नेक्स्ट रिजेक्शन देखते हैं, डिकम्पोजिशन रिजेक्शन। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। ये क्या है वियोजन अभिक्रिया? वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें एक रासायनिक पदार्थ टूट करके दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थों में परिवर्तित हो जाते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पदार्थ है A, B, C और इसको गर्म करके तोड़ दें, थर्मल डिकम्पोजिशन कर दें या फोटो डिकम्पोजिशन कर दें, प्रकाश के उपस्थिति में तोड़ दें, या टूटने के बाद A अलग हो जाए, B अलग हो जाए, C अलग हो जाए, तो बोलना कि यह वियोजन अभिक्रिया है। एक दिल के टुकड़े 1000 हुए, याद रखना है कि एक दिल हुआ, इसका कई गो टुकड़ा हो गया, तो बोलना वियोजन अभिक्रिया है। तो एक दिल के टुकड़े 1000 हुए, कैसा रिजेक्शन हुआ? वियोजन अभिक्रिया हुआ कि एक कोई रासायनिक पदार्थ है वह टूट करके कई पदार्थों में परिवर्तित हो जाएगा, छोटे छोटे पदार्थों में, तो वियोजन अभिक्रिया कहलाएगी। यही मैट्रिक में पढ़ के आए हो। अब आओ इसके हम एग्जांपल को जानते हैं, क्या वियोजन अभिक्रिया रेडॉक्स हो सकता है कि नहीं? तो देखो, तो इसी का नाम है पोटेशियम क्लोरेट KClO3। इसको गर्म करते हैं तो यह KCl देता है, O2 देता है, ठीक है। इसको संतुलित कर दो, 2KCl कर दो, 3O2 कर दो। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सबको आता है, -2 +1 +5, यहाँ -1 +1, जल्दी जल्दी होना चाहिए भाई। यहाँ देख रहे हो कि ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन संख्या -2 से 0 हो रहा है, अर्थात क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन की क्रिया हो रही है। क्लोरीन की ऑक्सीडेशन संख्या +5 से क्या हो रहा है? -1 हो रहा है। रिडक्शन की क्रिया हो रही है, अर्थात यह रेडॉक्स रिजेक्शन है। और रेडॉक्स रिजेक्शन है, और रेडॉक्स रिजेक्शन में कैसा है? कह सकते हैं सर जी कि यह रेडॉक्स रिजेक्शन एक डिकम्पोजिशन रिजेक्शन है, क्योंकि एक दिल जो है टूट करके दो दिलों में परिवर्तित हो रहे हैं। एक और एग्जाम्पल के माध्यम से इसको हम समझा रहे हैं ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो एक बात आपके दिमाग में आ रहा है कि रेडॉक्स रिजेक्शन में कॉम्बिनेशन रिजेक्शन रेडॉक्स हो रहा था, डिकम्पोजिशन रिजेक्शन भी रेडॉक्स हो रहा है। और भी उदाहरण से हम लोग देख रहे हैं, इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको लाइम कहते हैं, लाइम स्टोन। क्या कहते हैं बेटा? चूना पत्थर खड़िया। इसको जो ही गर्म करते हैं तो आपको पता है कली चूना में बदल जाता है, CO2 में बदल जाता है। हम जांच के देख रहे हैं कि ये रेडॉक्स होगा कि नहीं होगा। अब देखो तो यहाँ ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन संख्या -2, यहाँ कैल्शियम का +2, 3 दूनी के 6, -6 में से 2 निकल गया, -4 को इधर बजेंगे +4। यहाँ देख रहे हैं कि -2, इसका +2, इसका -2, इसका +4। अब देखो, इधर कैल्शियम पर ध्यान दोगे तो यहाँ कैल्शियम पर ध्यान होना चाहिए, इधर कार्बन पर ध्यान रखोगे तो इधर कार्बन पर ध्यान होना चाहिए। मैं तुम्हारे नैनो के तरफ ताको तो तुम भी मेरे नैनो के तरफ ताको, मैं तुमको प्यार दूं तो तुम भी मुझे प्यार दो, ठीक है। दुनिया इक्को है, जो दुनिया को दोगे बेटा दुनिया वही लौट आएगी, याद रखना। तो इधर कैल्शियम पर, इधर कैल्शियम पर, इधर कार्बन पर, इधर कार्बन पर ध्यान होना चाहिए। अब देखो तुम्हारा ध्यान किधर है? निम्न समान इधर है। यहां देखो तो कैल्शियम की ऑक्सीडेशन संख्या +2 और यहां भी +2, नो चेंजिंग, नो चेंजिंग। यहां देख रहे हो कि कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट +4, यहां भी देख रहे हो कार्बन का +4, नो चेंजिंग, नो चेंजिंग। यहां देख रहे हो कि ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2, यहां देख रहे हो कि -2, यहां भी देख रहे हो -2, नो चेंजिंग हुआ। बोल सकते हैं नॉट रेडॉक्स, नॉट रेडॉक्स। यह रेडॉक्स रिजेक्शन नहीं हो सकता है, या यूं कहें कि दुनिया की सभी वियोजन अभिक्रियाएं होंगी वह रेडॉक्स नहीं हो सकती हैं, याद रखना। हर चमकदार वस्तुएं सोना नहीं होती, याद रखना है। तो यहां एक नोट में लिखवा दूं क्या? इसका स्क्रीनशॉट ले लो तुम भाई जी, स्क्रीनशॉट ले लो। ये नोट में बात याद रखना कि सभी डिकम्पोजिशन रिजेक्शन
सभी डिकम्पोजिशन रिजेक्शन रेडॉक्स नहीं होता, रेडॉक्स नहीं होता, याद रखना है। एक चीज और नोट में बात याद रखिएगा जो बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि सभी एक्सोथर्मिक रिजेक्शन, दुनिया में जितनी भी ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया हो, चाहे वह अभिक्रिया श्वसन की क्रिया हो, चाहे कोई पदार्थ को जल दहन की क्रिया हो, ठीक है, वह सब एक्सोथर्मिक होगा। सभी एक्सोथर्मिक रिजेक्शन, एक्सोथर्मिक रिजेक्शन, एक्सोथर्मिक रिजेक्शन किसको कहते हैं? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया को। क्या कहते हैं बेटा इसको हिंदी में? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया रेडॉक्स होता है, याद रखना, रेडॉक्स होता है। और इसका पहचान क्या बताए थे कि हमेशा याद रखना है कि प्रोडक्ट की ओर क्या लिखा रहता है? हीट लिखा होगा, प्रोडक्ट की ओर लाइट लिखा होगा, प्रोडक्ट की ओर एनर्जी लिखा होगा, या एनर्जी की कुछ वैल्यू भी दे दिया होगा कि 50 किलो कैलोरी, 50 किलो जूल, 50 आर्ग, ठीक है। तो एनर्जी की कोई मात्रक दिया हो कि इतना एनर्जी मुक्त हो रहा है तो कह सकते हैं कि वो एक्सोथर्मिक रिजेक्शन होगा। दहन की क्रियाएं दुनिया में जितनी भी होती हैं एक्सोथर्मिक रिजेक्शन होता है, याद रखना, ठीक है। श्वसन की क्रिया एक्सोथर्मिक होता है, तो दुनिया में जितनी भी एक्सोथर्मिक रिजेक्शन होगा उसमें क्षेपीय अभिक्रियाएं होती हैं। बिना देखे बिना समझे लगा देना है कि कैसा होगा? रेडॉक्स रिजेक्शन होगा। तो ये नोट स्टार करके याद रखिएगा, स्टार में मार देते हूं कि ठीक है, ये नोट याद होना चाहिए कि सभी वियोजन अभिक्रियाएं रेडॉक्स नहीं हो सकता है, लेकिन सभी एक्सोथर्मिक रिजेक्शन जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है रेडॉक्स रिजेक्शन होता है। और इसकी पहचान क्या बताएं है बेटा? कि अभिक्रिया होगा, अभिक्रिया के फलस्वरूप प्रोडक्ट की ओर क्या लिखते हैं? हीट लिखेंगे, लाइट लिखेंगे, एनर्जी लिखेंगे, ठीक है। तो समझ जाना है कि यह कैसा है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। स्क्रीनशॉट लो, आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग आ रहे हैं जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिजेक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिजेक्शन, इसका मतलब ही जानते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। मतलब हमारे और तुम्हारे बीच में अभिक्रिया हो और तुम्हारा वाला जैकेट हम पहन लें, अब मेरा वाला जैकेट तुम पहन लो, तो बोलना है सर जी हमारे और आपके बीच में डिस्प्लेसमेंट रिजेक्शन हो रहा है। मतलब तेरा वाला मेरा और मेरा वाला तेरा हो गया, तो बोलना कि सर कौन सी रिजेक्शन है? बोलना डिस्प्लेसमेंट रिजेक्शन है। समझने के लिए एक चीज बता दें, इसमें बहुत सारा चीज आप मैट्रिक में पढ़ के, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ के आए होंगे, क्रियाशीलता श्रेणी तत्वों को, ठीक है। जो तत्व श्रेणी में ऊपर होते हैं वह ज्यादा क्रियाशील होते हैं, जो सीरीज में कम नीचे होते हैं वह कम क्रियाशील होते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब हम लोग 12 में पढ़ेंगे तो इस सीरीज की चर्चा करेंगे, सीरीज को रटवाने की भी टेक्निक बताएंगे कि लिखने को बेटा क्या नहीं मगर आलसी जिंदगी के क्रम में फिर क्रोधी निगाहों का सन्नाटा प्रबल है, क्यों इसी हज पर आएगी ब्रिटिश कोलिनाइजर की आमादा फ्लाइट। ये सीरीज से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तभी सीरीज से मतलब नहीं है। हम लोग मैट्रिक में भी डिस्प्लेसमेंट रिजेक्शन देखे थे और क्रियाशीलता श्रेणी देखे थे। जिस सीरीज में जो तत्व ऊपर रहता था वह अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता था, जो सीरीज में जो तत्व ऊपर होता था वह ज्यादा क्रियाशील होता था। तो ये क्या है डिस्प्लेसमेंट रिजेक्शन समझेंगे। जैसे ए और बी, या मान लीजिए पॉजिटिव या निगेटिव, और यहाँ एक्स और वाई के बीच में रिजेक्शन हो जाए, ठीक है, एक्स और वाई के बीच में, तो सुनो ये क्या करेगा, ध्यान से सुनना। ए कहता आजा मेरे पास, ले लिया वाई को, तो यहां बन गया ए वाई, ए पर पॉजिटिव वाई पर निगेटिव। तो फिर कहता है मेरा भाई, यहां ध्यान दे से सुनना, ये कहता है कि एक्स की हम भी नहीं छोड़ेंगे, हम भी बी को ले लेंगे, तो ये भी ले लिया एक्स प्लस और यहां बी माइनस। तो एक डिस्प्लेसमेंट रिजेक्शन है वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें तत्व के परमाणु या रेडिकल या मूलक या आयन अपना स्थान अदला बदली करते हैं। बोल सकते हो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें तत्व के परमाणु या मूलक या रेडिकल या आयन अपना स्थान अदला बदली करते हैं, माने तेरा वाला मेरा, मेरा वाला तेरा कर लेते हैं, तो उस अभिक्रिया को ही डिस्प्लेसमेंट रिजेक्शन कहते हैं। अब प्रश्न आता है कि क्या डिस्प्लेसमेंट रिजेक्शन भी रेडॉक्स हो सकता है? तो हाँ, रेडॉक्स होगा, नहीं भी हो सकता है, उसको जांचेंगे। तो और डिस्प्लेसमेंट रिजेक्शन के कुछ हम एग्जांपल तुम्हारे सामने पेश कर रहे हैं। यहां ध्यान दो बेटा जी, इसका नाम तो तुम जानते हो, Zn है, जिंक है, और यहां देख रहे H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट ले लेते हैं, मतलब पानी मिलाया हुआ, जहीं यह रिजेक्शन करता है। देखो क्या होता है, ये क्या कह रहा है, कह रहा है जिंक आजा मेरे पास, इस सल्फेट को ले लिया और क्या बना लिया, देखो यहां आजा मेरे पास, तो जिंक सल्फेट बना लिया और क्या बना लिया, हाइड्रोजन गैस मुक्त कर दिया H2। अब क्या डिस्प्लेसमेंट रिजेक्शन, इसी को मेटल डिस्प्लेसमेंट कहेंगे या सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिजेक्शन कहेंगे, एकल विस्थापन अभिक्रिया। जांच रहे हैं कि रेडॉक्स होगा कि नहीं होगा। देखो यहां से रेडॉक्स रिजेक्शन होगा कि नहीं होगा। जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट 0, ऑक्सीजन का -2,
हाइड्रोजन का +1, 4 दूनी के 8 है, 2 एकम +2, 8 में से 2 गया -6 को इधर भेजेंगे सल्फर का +6। किसी को दिक्कत? यहां देखो तो अब क्या होगा, हाइड्रोजन का 0। अब हमको जिंक का पता नहीं है तो टेक्निक बताए थे, क्या टेक्निक बताए थे, आधा बांट लो, सल्फेट पर -2 होता है तो कंफर्म हो गया कि इस पर +2, आधा देखना है। ये पॉजिटिव पार्ट, यह इसका मर्द है तो ये इसकी वाइफ है, या इसका हस्बैंड है तो इसकी पत्नी है, तो पत्नी पर जितना चार्ज होगा निगेटिव में उतना ही पति पर पॉजिटिव में होगा। यदि एक रेडिकल पर चार्ज मुझे ज्ञात है तो दूसरे रेडिकल पर चार्ज को बता सकते हैं। सल्फेट पर -2 तो जिंक पर +2 होगा, क्लियर है? तो इस पर -2 सल्फेट पर होता है, ये याद होना चाहिए। रेडिकल हम नहीं रटेंगे, ना मेरे पिताजी रटेंगे, ना आपके पिताजी रटेंगे, ये रटना तो आप ही को होगा कि किस रेडिकल पर कितना चार्ज। यहां जिंक पर पता हो गया। अब जिंक पर पता हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दो, जिंक पर पता हो गया, अब क्या करेंगे बेटा जी, हम लोग अब सल्फर पर निकाल लेंगे, ध्यान दो, सल्फर पर निकाल लेंगे। अब ध्यान देना, अब ऑक्सीजन का -2 होता है, 4 दूनी के 8, -8 में से 2 गया -6, तो यहां सल्फर का हो जाएगा +6। यहां देख रहे हैं कि जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से बढ़कर के +2 हो गया, अर्थात ऑक्सीडेशन की क्रिया हो रही है, ऑक्सीडेशन की क्रिया हो रही है। और यहां देखो हाइड्रोजन का +1, यहां देख रहे हो कि हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 से 0 हो रहा है, अर्थात घट रहा है, रिडक्शन हो रहा है। यहां सल्फर का 6, सल्फर का 6, ऑक्सीजन का -2, ऑक्सीजन का, तो जो इसमें चेंजिंग नहीं हो रहा है उसको दर्शाने की जरूरत नहीं है। तो इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की दोनों घटना हो रही है। कह सकते हैं कि यह डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन हो सकता है, रेडॉक्स रिएक्शन हो सकता है। किसी को दिक्कत? एक और रिएक्शन हम लेते हैं, फटाफट स्क्रीनशॉट लो इसका। अब बताना है आपको कि रेडॉक्स है कि नहीं है। आप इसका नाम, इसको डबल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। AgNO3 है, सिल्वर नाइट्रेट है, और यहां हम NaCl का जलीय विलयन, इसका भी जलीय विलयन लेते हैं और इसका भी जलीय विलयन। जलीय विलयन तो जानते हैं, एक्वस लिख दें तो जलीय विलयन कहलाता है। रिजेक्शन करता है तो देखो, इसका पार्ट, इसका पॉजिटिव, इसका निगेटिव सट जाता है, इसको कहते हैं AgCl। इसका व्हाइट PPT देता है, उजला अवक्षेप देता है, व्हाइट PPT, साफ लिख देना दो, व्हाइट PPT उजला अवक्षेप देता है। अब प्लस क्या बनता है, सोडियम नाइट्रेट बन जाता है, NaNO3 का जलीय विलयन बनता है। कोई पूछे कि कैसा है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, जांच के देख रहे हैं कि रेडॉक्स होगा कि नहीं। बता, नाइट्रेट पर -1 चार्ज तो सिल्वर +1 चार्ज, -2, 3 दूनी के 6, 6 में से 1 गया, यहां नाइट्रोजन का +5, यहां इसका -1, इसका +1, जल्दी जल्दी निकालना आना चाहिए, -1 तो इसका +1, यहां देखो तो -2, यहां +1, 3 दूनी के 6, 6 में से 1 गया, +5 हो गया। एक बात आप देख रहे हो कि यहां देख रहे हो कि सिल्वर की ऑक्सीडेशन संख्या +1, यहां +1 नो चेंजिंग, यहां नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट, यहां नाइट्रोजन की नो चेंजिंग, यहां क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट, यहां क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट नो चेंजिंग, यहां सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट, यहां सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट नो चेंजिंग। तो बोल सकते हैं यह डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, रेडॉक्स नहीं है, रेडॉक्स नहीं है, रेडॉक्स नहीं है, याद रखना। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होता है, रेडॉक्स हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। एक नोट में बात याद रखिएगा, जो बहुत ही खतरनाक बात हम बताने जा रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ले लिए हो। अब यहां देखो, अम्ल और भस्म के बीच में जो रिएक्शन होता है, याद रखिएगा, अम्ल और भस्म के बीच में जो रिएक्शन होता है, इसको हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यह भी एक प्रकार का विस्थापन अभिक्रिया है। एसिड और बेस के बीच होने वाली अभिक्रिया रेडॉक्स नहीं होता, रेडॉक्स नहीं होता। और उस रिजेक्शन को क्या कहते हैं, उस रिजेक्शन को ही हम लोग कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिजेक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया। एक रिजेक्शन के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि कौन होगा। कोई भी अम्ल और भस्म के बीच में होने वाली रिजेक्शन होगा वह कभी भी रेडॉक्स नहीं हो सकता है। यहां देखिएगा बेटा जी, हम यहां ले रहे हैं, यहां NaOH ले लेते हैं, जिसको क्षार कहते हैं बेटा जी, क्या है, क्षार है। और यहां देख रहे हैं हम लोग क्या ले लेते हैं, HCl ले लेते हैं, HCl ले लेते हैं, इसको हम लोग कहते हैं एसिड कहते हैं। अंग्रेजी में एसिड बेस लिखना है, क्षार से अच्छा लगता है, या बेस ले लेते हैं। तो क्या होता है, एसिड ने बेस को देखा, बेस ने एसिड को देखा, आंखों ही आंखों में एसिड बेस हो गया। तो बता, रिजेक्शन करके क्या बनाता है, साल्ट बनाता है। ये क्या कहता है, देखो यहां क्या कह रहा है, कह रहा है कि ये पॉजिटिव पार्ट, ये निगेटिव पार्ट, ये पॉजिटिव पार्ट, ये निगेटिव पार्ट। तो इसका पॉजिटिव पार्ट सोडियम और इसका यह क्लोरीन आके मिलकर क्या बना लिया, यहां ध्यान दो, यहां ध्यान दो, एसिड कैसे बेस हो गया भाई, यहां बना लिया NaCl।
और क्या किया, कहा कि सुन बे, जब तुम मेरा ले लिया तो मैं भी तुम्हारा ले लूंगा। या H क्या किया, ये HO से मिलकर के क्या बना लिया, H2O बना लिया, तो इसको बोलते हैं साल्ट बना लिया। और मैट्रिक में पढ़ के आए हैं कि अम्ल और भस्म जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो लवण का निर्माण करते हैं, और इस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया तो है, अर्थात एक प्रकार के डिस्प्लेसमेंट रिजेक्शन है, यह कभी भी रेडॉक्स नहीं होता है। अब जांच के हम लोग देख रहे हैं, इसको हटा दें क्या, इसको हटा दें क्या, समझाने के लिए बताए हैं कि निगेटिव पॉजिटिव के साथ जाता है, निगेटिव पॉजिटिव के साथ जाता है। अब आइए हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीख चुके हैं। क्या होगा आपको पता है, सोडियम पर +1 होता है, हाइड्रोजन पर क्या होगा +1, तो इसका -2, इसका +1, इसका -1, +1, इसका क्या होगा बेटा जी, इसका क्या होगा ध्यान दीजिएगा, इसका -1 हो जाएगा, क्या होगा -1 होगा, इसका -2, इसका +1। यहाँ देख रहे हैं क्लोरीन की ऑक्सीडेशन संख्या बिल्कुल नो चेंज। यहाँ देख रहे हो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ देख रहे हैं नो चेंज। यहाँ ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट देख रहे हो नो चेंज, नो चेंज हो रहा है। और क्या बचा, सोडियम बचा, यहाँ सोडियम राजकुमार बचा, यहाँ देख रहे हो इस राजकुमार का भी ऑक्सीडेशन स्टेट में नो चेंज। तो कह सकते हैं कि ये जो डिस्प्लेसमेंट रिजेक्शन है रेडॉक्स रिजेक्शन नहीं है। या एक शब्दों में याद रखना है कि कोई भी एसिड आ जाए, कोई भी बेस आ जाए, उसके बीच में होने वाली रिएक्शन कभी भी रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होगा, अर्थात उदासीनीकरण अभिक्रिया रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होता है। किसी को दिक्कत, कोई समस्या या नोट आप अपने मस्तिष्क में बैठा लीजिएगा कि एसिड एंड बेस के बीच में होने वाली रिएक्शन जो होता है कभी भी रेडॉक्स नहीं हो सकता है। स्क्रीनशॉट ले, आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिजेक्शन को हम लोग समझेंगे, बड़ा ही महत्वपूर्ण है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिजेक्शन। इसी को हम लोग डिसम्यूटेशन रिजेक्शन के भी नाम से हम लोग जानते हैं। इसी को हिंदी में विषमानुपातन अभिक्रिया, इसी को हम लोग असमानुपातीकरण अभिक्रिया कहते हैं। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिजेक्शन कहते हैं इसको। यह क्या है ध्यान से समझना है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक ही एलिमेंट जो होता है ऑक्सीडाइज हो जाता है, माने एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो और उसी एलिमेंट का क्या हो, रिडक्शन हो, याद रखिएगा, उसी को कहते हैं विषमानुपातन अभिक्रिया। तो कोई पूछे क्या है, बोलना कि वन एलिमेंट, सेम एलिमेंट लिखना, सेम एलिमेंट इज ऑक्सीडाइज्ड as well as get reduced। उसको क्या बोलेंगे, कोई पूछे कैसी अभिक्रिया है, बोलना वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक ही तत्व जो होता है, एक ही तत्व ऑक्सीकृत होता है, ऑक्सीकृत, एक ही तत्व ऑक्सीकृत एवं अकृत होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी अकृत होता है, उसी को हम लोग कहते हैं बेटा जी विषमानुपातन या असमानुपातीकरण अभिक्रिया। अब प्रश्न उठता है कि इसके एग्जाम्पल कौन हो सकते हैं। अब देखिएगा क्या है, मान लिया जाए कि समझने के लिए क्या है, मान लिया कि यहाँ A है, B है, C है, यहाँ A बन जाए, यहाँ B बन जाए, यहाँ C बन जाए, ठीक है। अब B का ही क्या हो जाए, ऑक्सीडेशन हो जाए, और B का ही क्या हो जाए, रिडक्शन हो जाए। तो कहेंगे कि सर इस यौगिक में या एक ही तत्व का ऑक्सीडेशन हो रहा है और एक ही तत्व का रिडक्शन हो रहा है, तो यह रिजेक्शन कैसा है, डिसम्यूटेशन रिजेक्शन है, असमानुपातीकरण अभिक्रिया है। और ये रिजेक्शन कई बार पूछे जाते हैं, कई बार रिजेक्शन आएगा आपके एग्जाम में आता है कि पहचानिए कि कौन विषमानुपातन अभिक्रिया है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम इसके एग्जाम्पल कुछ ले रहे हैं आपके सामने, समझते चलिएगा। जिसका नाम है H2O2, इसका नाम है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, इसके नाम से तो वाकिफ होंगे, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड आ गया तो आपके दिमाग में आ गया होगा कि इसमें परऑक्साइड लिंकेज है, और जो ही इसको डिकम्पोज करते हैं, टूटता है, तो याद रखिएगा ये H2O और O2 में बदल जाता है। संतुलित कर दें क्या, 2 ले लें क्या, ऑक्सीजन कितना हो रहा है, 4 हो रहा है, हाइड्रोजन 4 हो रहा है, कर दें, ऑक्सीजन 2 2 4 हो रहा है। अब हम इसको जांच रहे हैं कि क्या यह रेडॉक्स रिजेक्शन है, क्या यह विषमानुपात
विषमानुपातन अभिक्रिया है। यहां देखो परऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन संख्या -1, हाइड्रोजन का +1, यहां -2, यहां +1, इसका 0। यहां देख रहे हैं कि इसी ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन संख्या -1 से बढ़ रहा है, 0 हो रहा है, अर्थात ऑक्सीडेशन की क्रिया हो रही है। और इसी ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन संख्या -1 से घट करके -2 हो रहा है, अर्थात रिडक्शन की क्रिया हो रहा है। कह सकते हैं कि यह एक डिस्प्रोपोर्टिनेशन रिजेक्शन है, अर्थात यह एक प्रकार का असमानुपातीकरण अभिक्रिया है, यह एक प्रकार का विषमानुपातन अभिक्रिया है। किसी को दिक्कत है क्योंकि इसी H2O2 में इसी ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन हो रही है, इसी ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है, किसी को दिक्कत है तो आप आसानी से पहचान सकते हो। एक और उदाहरण पर हम विचार कर रहे हैं। यहां देखिएगा व्हाइट फॉस्फोरस है। जब व्हाइट फॉस्फोरस को क्षार से अभिक्रिया कराई जाती है सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो याद रखना है कि बहुत ही फेमस गैस बनता है जिसका नाम है फॉस्फीन। सड़ी हुई मछली में इसी फॉस्फीन का गंध पाया जाता है और सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फाइड बन जाता है। तो बताओ यह एक विषमानुपातन अभिक्रिया है कि नहीं है? जांच लेते हैं, चलिए जांच के दिखाते हैं। यहाँ फॉस्फोरस का 0, यहाँ बताओ सोडियम का +1, हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन का -2, इसका -2, इसका +1, सोडियम का +1, इसका +1, इसका -2। अब फास्फोरस का निकाल है 2 दूनी के -4, -4 में से 2 निकल गया -2, -2 में से 1 निकल गया -1, -1 को इधर भेज देंगे तो +1। आप ओरली हम निकाल रहे हैं, आप पेन पेपर से भी निकाल सकते हो। हाइड्रोजन का क्या होता है +1, तो यहाँ -3 हो जाएगा। देख रहे हैं कि इसी फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन संख्या अभिक्रिया के फलस्वरूप 0 हो रहा है, 0 से बढ़कर +1 हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और इसी फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन संख्या तुम देख रहे हो यह -3 हो रहा है, घट रहा है, रिडक्शन हो रहा है। जब एक ही तत्व का ऑक्सीडेशन हो जाए, एक ही तत्व का रिडक्शन हो जाए, कहना कि सर यह विषमानुपातन अभिक्रिया है। किसी को दिक्कत? एक और रिजेक्शन के माध्यम से समझते हैं। फॉस्फीन गैस का सूत्र याद रखना PH3, और याद रखना कि व्हाइट फॉस्फोरस इस क्षार से अभिक्रिया करके फॉस्फीन गैस देता है। नोट में याद रखना कि रेड फॉस्फोरस क्षार NaOH से रिजेक्शन नहीं करता है। तो रेड फॉस्फोरस और व्हाइट फॉस्फोरस में अंतर भी इस रिजेक्शन से हम लोग स्पष्ट करते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लो। एक और रिजेक्शन जांच के, एक आयनिक समीकरण दिया है, बता रहा है कि बताओ यह रेडॉक्स रिजेक्शन है कि नहीं। यहां 0 हो जाएगा और देख रहे हो OH पर तो -1 चार्ज है, कोई दिक्कत है ही नहीं। यहां आयोडीन पर -1 चार्ज है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1, और यहां 3 दूनी के -6 को इधर भेजेंगे +6 में से 1 निकल गया, यहां +5 है, और आयोडीन का 0। एक ही आयोडीन की ऑक्सीकरण संख्या यहां देख रहे हो -1 हो रहा है, अर्थात क्या हो रहा है, घट रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और इसी आयोडीन की ऑक्सीडेशन संख्या अभिक्रिया के फलस्वरूप बढ़ रहा है, अर्थात यह ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो एक ही तत्व का ऑक्सीडेशन हो और उसी का रिडक्शन हो, कहेंगे कि यह एक असमानुपातीकरण अभिक्रिया है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये चार्ज तो बेटा जी एक्चुअल सवाल का है, ये चार्ज एक्चुअल सवाल का है, ये चार्ज एक्चुअल सवाल का है। इस चार्ज से कोई लेना देना नहीं है। कैसे निकाले हैं? ऑक्सीजन का -2 होता है तो 3 दूनी का -6 को इधर भेजेंगे +6 में से 1 निकल गया +5 लिख दिए इस पर। किसी को दिक्कत? एक सवाल और आपके सामने आ रहा है, इसको जांच के दिखाइए कि यह अभिक्रिया कैसी है। चलो यहां इसको जांच के दिखा रहे हैं बेटा जी। यहां बताओ तुम, यहाँ क्लोरीन का 0, यहाँ देखो तो इसका +1, इसका -2, इसका +1, यहाँ -1, इसका +1, यहाँ देखो तो -2, इसका +1, इसका -2, इसका +1, 3 दूनी के 6, यह सोडियम क्लोरेट है, 3 दूनी के 6 में से 1 गया, -5 को इधर भेज देंगे +5। यहाँ देख रहे हो कि क्लोरीन की ऑक्सीडेशन संख्या यहाँ +5 हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और इसी क्लोरीन की ऑक्सीडेशन संख्या यहाँ देख रहे हो कि घट करके -1 हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। कह सकते हैं कि यह रेडॉक्स रिजेक्शन तो है, रेडॉक्स रिजेक्शन है, लेकिन रेडॉक्स में कैसा है? कहना एक विषमानुपातन अभिक्रिया है। किसी को दिक्कत? यहां तक कोई समस्या? यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक ही तत्व का ऑक्सीडेशन हो और उसी का रिडक्शन हो, मतलब वही ऑक्सीडाइज हो, वही रिड्यूस हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा जी? उसी को कहते हैं विषमानुपातन अभिक्रिया। किसी को ऐतराज? आगे बढ़े, आगे की ओर देखिएगा। आपके सामने एक नया चीज आ रहा है, स्टॉक नोटेशन। इस टॉपिक को थोड़ा सा समझ लेंगे, स्टॉक नोटेशन क्या है। अल्बर्ट स्टोक्स ने इस पद्धति की खोज की थी, याद रखिएगा। किसने? अल्बर्ट स्टोक ने इस पद्धति की खोज की थी। और यह किसके लिए यूज होता है? यूज ओनली फॉर मेटल,
ओनली फॉर मेटल, यह धातु के लिए ही यूज होता है, अधातु के लिए नहीं यूज करेंगे। क्लियर है? यह क्या है? देखिए, पढ़े हैं हम लोग वैलेंसी में, ऑक्सीडेशन स्टेट में, कि किसी भी तत्व का यदि एक से अधिक वैलेंसी है या ऑक्सीडेशन स्टेट एक से अधिक है तो उच्च वाले के नाम में इक सफिक्स लगाते हैं और निम्न वाले के नाम में अस सफिक्स लगाते हैं। जैसे लोहा का 2 ऑक्सीडेशन स्टेट आप पढ़े हैं, Fe+3, Fe+2, इसका नाम होता है फेरिक आयन पढ़े हो, फेरिक आयन पढ़े हो, इसका नाम पढ़े हो फेरस आयन पढ़े हो, किसी को दिक्कत है? फेरस आयन पढ़े हो। तो भाई इक लगाएंगे अस लगाएंगे, तो ये बात था। अल्बर्ट स्टॉक एक जर्मनी का वैज्ञानिक था, बोला कि अस बस बुलबुल ट्रॉक, अस में ईक में बड़ा ही कंफ्यूजन है, बोला कि इस कंफ्यूजन को हटा दो, हमारे पद्धति से नाम दो। इन्होंने अब क्या बताया, आप ध्यान से समझिएगा। इन्होंने क्या बताया कि धातु के ऑक्सीडेशन स्टेट को, मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट को, मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट को जब रोमन डिजिट में पैरेंथेसिस का मतलब होता है छोटा कोष्ठ ब्रैकेट, पैरेंथेसिस, इसी को पैरेंथेसिस कहते हैं। पैरेंथेसिस में लिख देते हैं उसी को स्टॉक नोटेशन कहा जाता है। स्टॉक नोटेशन कहा जाता है। कोई पूछे क्या है ये स्टॉक नोटेशन? इस पद्धति की खोज जर्मनी का एक साइंटिस्ट अल्बर्ट स्टॉक ने किया था। यह धातु के लिए ही यूज होता है। क्या है? जब मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट को जब रोमन डिजिट में उसके नाम के या उसके संकेत के नाम या संकेत के दाईं और राइट साइड हम लोग छोटा कोष्ठ में, उसी को पैरेंथेसिस कहते हैं, उसमें लिख दिया जाता है, तो उस पद्धति को ही स्टॉक नोटेशन के नाम से जानते हैं। इतना स्क्रीनशॉट लो, एग्जांपल ले रहे हैं। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया है, अब इसको मिटा रहे हैं। कुछ एग्जाम्पल हम इसके आधार पर लेते हैं, स्टॉक नोटेशन के आधार पे। आप मैट्रिक में भी ये देखे होंगे, लेकिन अपने टीचर से नहीं पूछें कि सर क्या है। जैसे मैं लिखूं FeCl3, इसी को हम लोग कहते हैं, यहां लोहा की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, देख रहे हो, और तो इसका नाम आप पढ़ के आए हैं फेरिक क्लोराइड। लेकिन कहे कि स्टॉक नोटेशन में नाम बताओ इसका। स्टॉक नोटेशन में नाम बताना है, तो देखो यहां लोहा है और लोहा का नाम होता है आयरन, तो लिख देंगे आयरन, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को रोमन डिजिट में 3 लिख देंगे और लिख देंगे क्लोराइड। तो इसका अब नाम हो जाएगा आयरन 3 क्लोराइड। इसके फॉर्मूला को कहीं कोई लिखना हो तो ऐसे भी लिख सकता है, Fe रोमन डिजिट में 3 लिख के यहां क्या लिख दे बेटा जी, Cl3 लिख सकता है, FeCl3। लेकिन नाम में ही जनरली यह प्रयोग में लाया जाता है। क्या होगा इसका नाम? FeCl3, स्टॉक नोटेशन है। अब फेरस, इक अस लगाने की झमेला नहीं है कि इक लगाएं कि अस लगाएं, कि इक लगाएं कि अस लगाएं ना, इक लगाना है ना अस लगाना है। मॉडर्न तरीका क्या है, नाम जो धातु का लिखेंगे, आयरन है तो आयरन 3 लिख देंगे, और क्लोराइड है तो क्लोराइड लिख देंगे, किसी को दिक्कत है? एक और एग्जांपल आपके सामने ले रहे हैं, यहाँ कहे FeCl2, यहाँ लोहा की ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है, तो निम्न वैलेंसी वाले के नाम में अस लगाता है, पुराना तरीका है, इसका नाम होता है फेरस क्लोराइड होता है बेटा जी। कहे कि स्टॉक नोटेशन में नाम लिखो तो Fe को आयरन कहते हैं, 2 लिख देंगे, क्लोरीन का नाम है क्लोराइड तो क्लोराइड लिख देंगे, किसी को दिक्कत है? और आप एग्जांपल से समझ लीजिए इसको। मैं कहूं कि बताओ CuCl और यहां लिख दें CuCl2 लिख दो। यहां कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +1 है, यहां कॉपर का +2 है, तो उच्च वैलेंसी के लिए इक लगाएंगे, इसका नाम है क्यूप्रिक। क्या होगा? क्यूप्रिक क्लोराइड हो जाएगा। इसका नाम क्या होगा? क्यूपरस क्लोराइड होगा। किसमें अब अस लगाएंगे, किसमें इक लगाएंगे? क्लियर है? कोई पूछे कि स्टॉक नोटेशन में नाम लिखिए तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप लिख सकते हैं। निम्न वैलेंसी है तो
अस लगाए हैं, यहाँ कॉपर की वैलेंसी अधिक है तो इक लगाए हैं। अब इक अस छोड़ दो, स्टॉक नोटेशन में क्या होगा, कॉपर है तो COPPR कॉपर लिख दो, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 आया है निकाल लो तो रोमन अंक में 1 लिख देंगे, क्लोरीन है तो क्लोराइड लिख देंगे, सल्फेट होता तो सल्फेट लिख देते हैं, इसका नाम क्या हो जाएगा कॉपर, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट को लिख देंगे कॉपर 2, यहाँ लिख देंगे कॉपर 2 क्लोराइड। किसी को दिक्कत है, इस पद्धति को ही स्टॉक नोटेशन के नाम से जानते हैं। किसी को दिक्कत, स्क्रीनशॉट लो। चलो ले लिए हो, तो इस आधार पे हम कुछ सवाल दे रहे हैं, आप उसका नाम स्टॉक नोटेशन में लिख के हमको बताइएगा कि राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन स्टॉक नोटेशन। इसका नाम स्टॉक नोटेशन में लिखना है, ठीक है। यह एस्टैनिक क्लोराइड है, एस्टैनस क्लोराइड है, ठीक है। यह फेरिक सल्फेट है, यह फेरस सल्फेट है, यह वेनाडियम ऑक्साइड है, यह कॉपर सल्फेट है। स्टॉक नोटेशन में इसका नाम आपको लिख के बताना है कि क्या होगा। क्लियर है? कहीं कंफ्यूजन हो तो पूछेगा। अब यहाँ एसएन को एस्टैनस, एस्टैनिक, लेकिन एसएन को कहते हैं टीन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, यहाँ बताओ तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, एक बता देते हैं तो यहाँ नाम हो जाएगा टीन, और रोमन अंक में लिख देंगे 4, क्लोरीन है तो लिख देंगे क्लोराइड। अब एस्टैनस एस्टैनिक लगाने की कोई झमेला नहीं है, अब ऐसे ही बना लेना है। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं, इसका उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे या घर पे जांचिएगा कि कौन हो रहा है कौन नहीं हो रहा है। आपके सामने प्रश्न आ रहा है कि निम्न में से कौन, यह हमारा डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, निम्न में से कौन बीज समानुपातीकरण अभिक्रिया है, आपको जांचना है, ठीक है, कि कौन है कौन नहीं है। इस चारों में से कोई एक न एक होगा, तो इसको आप जांच के बताइएगा। नेक्स्ट पूछ रहा है कि निम्न में से कौन रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। यह 4 रिएक्शन दिया गया है, या प्लस निगेटिव 4 दिया है, इससे कोई मतलब नहीं है, 4 दिया हुआ है, आप निकाल लेना। क्रोमियम का, लोहा का तो ऐसे ही दिखाई दे रहा है +2, क्रोमियम का तो ऐसे ही दिखाई दे रहा है। कौन होगा कौन नहीं होगा, रेडॉक्स रिएक्शन कौन होगा कौन नहीं होगा, आप इसको जांच के बताइएगा कि कौन सही है कौन नहीं है। नेक्स्ट हम लोग लेक्चर में मिलेंगे, वहां सीखेंगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, इसकी पहचान कैसे की जाती है, कौन कौन ऐसे पदार्थ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट हो सकते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। क्लास खुलने की जानकारी हम आपको व्हाट्सएप के माध्यम से देंगे कि ऑफलाइन क्लास कब से खुलेगा। घबराने की जरूरत नहीं है, जो पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ते चलिए, कहीं आपको दिक्कत नहीं होगा। कोई दिक्कत हो तो आप हमें सूचित जरूर करें। अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।